कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज का लेक्चर है बेसिक केमिस्ट्री के ऊपर और आज बेसिक केमिस्ट्री के ये सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, चार्ज पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे इस बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 में। इस पार्ट 1 के लेक्चर बेसिक केमिस्ट्री में आज हम इस सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर पार्ट 2 में हम लोग वैलेंसीज के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ऑर्बिट्स के अरेंजमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स के जो अरेंजमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट, वो देखेंगे, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा डीपली नॉलेज मिलेगा लेक्चर 2 में। फिर ये आपका बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बेसिक केमिस्ट्री में आपको ये कुछ फंडामेंटल केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं जो आपके चैप्टर्स में आपको मदद करेंगे, ठीक है। जो आपके चैप्टर्स होंगे ये बेसिकली आपका 8th, 9th और 10th ये तीनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस बेसिक केमिस्ट्री को, ठीक है। आप में आपके जो भी केमिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं वो सारे इसमें कुछ पॉइंट्स उसमें इसके सारे इन्वॉल्व रहते हैं। तो बेहतर है कि इसको आप अगर क्लियर कर लेंगे तो आगे चलकर आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस ऑल द टॉपिक्स। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक को पढ़ेंगे एटम्स को, ठीक है। एटम्स के पहले बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका एटम्स। तो अब देखते हैं एटम्स क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो एटम्स आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो मैटर का होता है उसी को हम बोलते हैं एटम। मैटर क्या होता है? तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए मैटर का, ठीक है। मैटर क्या होता है? तो मैटर हम क्या जानते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, ठीक है। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस and has mass okay, and has mass is called matter। तो मैटर आपका मेनली 3 तरह का होता है। एक आपका सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया और एक गैस हो गया। लेकिन उसके अलावा भी 2 अदर और मैटर होते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा जो है आपका जो गैसेस मीन्स ऐसा ग्लो गैस जो कि आयोनाइज्ड गैस है। आयोनाइज्ड गैस का मतलब जैसे अगर हम बल्ब में देखते हैं, CFL बल्ब में देखिए, LED बल्ब में देखिए, जो गैस होते हैं, जो आर्गन गैस हैं, जो इनर्ट गैस हैं, स्टेबल गैस हैं, उसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से पास कराएं तो वो ग्लो करते हैं। तो जो बल्ब आपको ग्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से पास करके, वो गैस क्या हुआ है? आयोनाइज्ड हुआ है। आयोनाइज्ड का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया, उस गैस में आयोनाइजेशन डेवलप हुआ, आयंस जनरेट हुए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फोर्स से आयंस जनरेट हुए। तो ये आयोनाइजेशन प्रोसेस होता है, ये गैस को आयोनाइज्ड कर देता है, जिसकी वजह से ये गैस एक शाइनीनेस, एक ग्लो की तरह जलते हैं और इसी स्टेट को बोलते हैं हम प्लाज्मा। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये आपका 4th स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा, ठीक है। और आपका जो 5th है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपका 5th स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें सुपर कंडक्टर और सुपर फ्लूइड, ये 2 एग्जाम्पल हैं इसके, सुपर कंडक्टर और सुपर फ्लूइड, ठीक है। सुपर कंडक्टर और सुपर फ्लूइड इसके 2 एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो ये जो सुपर कंडक्टर और सुपर फ्लूइड है ये कैसे बनते हैं? जब हम किसी भी गैस के, एक्चुअली जो भी गैस आपका लो डेंसिटी पे होता है, कोई भी गैस आपका लो डेंसिटी पे, जैसे कि हीलियम आपका लो डेंसिटी पे होता है, उसको अगर हम सुपर कूल करें, और भी ज़्यादा कूल कर दें, मतलब सुपर कूल का मतलब बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में हम कूल करें, बहुत ज़्यादा ही -डिग्री सेल्सियस में उसको कूल करें, तो वो जो एक स्टेट बन के आएगा, एक मैटर बन के आएगा, उस मैटर को हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये एक्चुअली डेवलप हुआ था सत्येंद्र नाथ बोस, जो हम लोग के इंडियन फिजिक्स थे, और अल्बर्ट आइंस्टीन, दोनों के कैलकुलेशन की मदद से ये स्टेट ऑफ मैटर पाया गया था, ठीक है। क्लियर? तो उसके बारे में हम चैप्टर्स पे देखेंगे, जब चैप्टर्स पे आएंगे तब हम उसके बारे में और ज़्यादा डीपली कंसल्ट करेंगे। तो हम लोग सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो बेसिक केमिस्ट्री में आपको जो मेन कॉन्सेप्ट होंगे वो आप क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो एनीथिंग which
दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। और मैटर आपके मेनली 5 तरह के आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, तीसरा हो गया गैस, फिर फोर्थ हो गया आपका प्लाज्मा, और फिफ्थ हो गया आपका BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये हो गए आपके 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये एक सिंपल सा पार्ट है, ठीक है, ये 9th क्लास का है। ठीक है, तो 9th क्लास में हम लोग जब चैप्टर करेंगे तो चैप्टर्स के पार्ट में आएंगे, तब उसके बाद हम लोग ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे डीपली विथ प्रॉपर्टीज सब कुछ। तो ये आपका मैटर हुआ। तो आपका एटम किससे बना हुआ है? एटम जो बना है मीन्स एटम नहीं, मैटर बना है किससे? एटम से। तो आपका मैटर किससे बना हुआ है? एक एटम से, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो आप कॉपी और पेन निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये सबसे पहला आपका पॉइंट हो गया कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर is known as atom। और जितने भी आपके एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं, ये पीरियोडिक टेबल आप फिगर देख सकते हैं, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। और इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये एलिमेंट्स आपके जो भी एलिमेंट्स है विथ देयर एटॉमिक नंबर्स दे दिए हैं। तो एटॉमिक नंबर के बारे में हम जानेंगे, लेकिन जो भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं वो सारे आपके एटम्स हैं, सारे आपके एटम हैं। तो एग्जांपल में हम जैसे ले लेते हैं, इसी में से आपका हीलियम, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ओके, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, ओके, ये सारे आपके, फिर मरकरी भी हो गया। ये लिक्विड हो गए, ये सॉलिड हो गए, ये गैस हो गए। तो ये सब आपके एटम हैं। ठीक है, ये सब आपके एटम हैं। अब ये तो हो गया आपका एटम। अब आपका देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो दूसरा टॉपिक आप देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या है। आगे समझ में चलिए। तो सेकंड है आपका मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स देखिए, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जब हम दो या दो से अधिक एक छोटे छोटे सिमिलर एटम्स को अगर मिलाएं, ठीक है, सिमिलर एटम्स को मिलाएं तो वो बनते हैं मॉलिक्यूल्स। सिमिलर एटम, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सिमिलर एटम्स का। तो बोल सकते हैं कि व्हेन टू और मोर सिमिलर एटम्स, ठीक है, सिमिलर एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं हाइड्रोजन गैस आपका क्या है? मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है H2। यहाँ पर ये जो आपका डाउन दिखा रहा है, ये जो आपका लिखा हुआ है, ये होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट। इस एलिमेंट में कितना एटम प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स। तो हाइड्रोजन गैस में यहाँ पर कितना एटम होगा? 2 एटम है। देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितना है? 2 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ओजोन का ले लेते हैं। ओजोन क्या है आपका? ओजोन गैस, इट इज द गैस विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन की तरफ से आता है हमारी पृथ्वी की तरफ, उसको ओजोन गैस क्या करता है? हम लोग का थिन सरफेस, अर्थ के चारों तरफ ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रे को आने से धरती पर रोकता है। तो ओजोन गैस वही है, और ये इसका फॉर्मूला होता है O3। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 3 है और 3 एटम है। ठीक है, ये एटम ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स है किसका? ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन का सिंबल है ऑक्सीजन। ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल में सब कुछ दिख जाएगा। ओके, तो पीरियोडिक टेबल आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन आपका हो गया, कितना एटम है? 3 एटम्स है। तो ऑक्सीजन का यहाँ 3 एटम्स। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लीजिए, ऑक्सीजन का ले लीजिए। ऑक्सीजन गैस जो है, इसमें 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो O2। तो ये 2 एटम्स हुआ ऑक्सीजन का। तो ये हुआ आपका
मॉलिक्यूल्स, और जो भी नंबर ऑफ एटम्स आपको शो हो रहा है ये सब इसका एटोमिसिटी है, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स। किसी मॉलिक्यूल पर जितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो उस एलिमेंट्स का एटोमिसिटी बताएगा, ठीक है। एटोमिसिटी टर्म है एक, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, तो उसी को हम बोलेंगे एटोमिसिटी। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं हम लोग तीसरे टॉपिक पे, वो आपका है कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है? जैसे कि मॉलिक्यूल मैंने बताया कि सिमिलर एटम को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कंबाइन करेंगे तो आपको मॉलिक्यूल मिलेगा, सिमिलर एटम। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? डिफरेंट एटम, यहाँ पर डिफरेंट एटम का कॉन्सेप्ट है। तो व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम, ठीक है, डिफरेंट एटम, यहाँ पर डिफरेंट एटम्स कंबाइंड, एक और पॉइंट है इसमें, इन अ डेफिनिट प्रपोर्शन, ठीक है, इज कॉल्ड कंपाउंड। इसी को हम कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड क्या है? टू और मोर डिफरेंट, अलग अलग एटम है, इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन, डेफिनेट फिक्स्ड मात्रा, ठीक है, डेफिनेट प्रपोर्शन, फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे, एग्जाम्पल से, जैसे कि मान लेते हैं वाटर। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कॉम्बाइन होके तब वाटर बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला, वाटर का जो फॉर्मूला होता है, ये H2O होता है। तो H2O में आप क्या देख रहे हैं कि टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड देयर इज नथिंग, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो ये हुआ फिक्स्ड रेशियो, ये फिक्स्ड रेशियो में ही पाया गया है। मतलब अगर वाटर को बनना होगा तो दो एटम्स ऑफ आपको हाइड्रोजन लेना होगा और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लेना होगा, तभी वाटर बनेगा। फिर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 देखे होंगे। ये जो C है ये कितने रेशियो में है? CO कितने रेशियो में पाया जा रहा है? ये 1 एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो इसका रेशियो कितना होगा? 1:2। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना है तो 1 कार्बन का एटम लेना होगा और 2 ऑक्सीजन का एटम लेना होगा, तब जाके आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस परफॉर्म होगा। तो ये हो गया आपका कंपाउंड। 2 डिफरेंट एटम्स देख रहे हैं, ओके, विथ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ये आपका हो गया कंपाउंड। क्लियर हो गया जी? ओके, अब हम लोग आते हैं, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे अब, क्योंकि एटम्स जो हैं, ये पाया गया था कि जब जॉन डाल्टन ने इसका डिस्कवरी किया था तो उन्होंने बोला था कि एटम्स जो है अनब्रेकेबल है, मीन्स उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल पार्ट है। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, या सॉरी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि आपका एटम्स जो है इंडिविजुअल पार्ट है, लेकिन अगले चैप्टर में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये बता दिया जाएगा कि एटम्स को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि जॉन डाल्टन के बाद जे थॉमसन आए, चैडविक आए, गोल्डस्टीन आए, तो उन्होंने एटम्स के अंदर में जाकर अंदर में देखा कि एटम्स को भी ब्रेक किया जा सकता है। तो एटम्स को भी ब्रेक किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो कौन सा 3 चार्ज पार्टिकल डिस्कवर हुआ था उस समय? आपका इलेक्ट्रॉन हो गया था, प्रोटॉन हो गया था और न्यूट्रॉन हो गया था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चार्ज पार्टिकल डिस्कस किए गए थे जब एटम्स को ब्रेक किया गया। तो एटम्स कैन बी ऑल्सो डिवाइडेबल इनटू 3 मेनली चार्ज पार्टिकल्स। और भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अभी आपको वो नहीं पढ़ना है। अभी आपको मेनली 3 चार्ज पार्टिकल्स के बारे में कंसंट्रेट रखना है। तो एटम्स कैन बी
atoms can be divided into 3 charge particles. वो आपका कौन कौन सा है? पहला आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दूसरा आपका प्रोटॉन हो जाएगा और तीसरा आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो जाता है E और इसका चार्ज हो जाता है नेगेटिव। इसके लिए स्मॉल p और चार्ज पॉजिटिव और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है इसलिए 0। तो स्मॉल n से डिनोट करते हैं और 0, नो चार्ज। इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रल चार्ज। ओके, आया समझ में? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 चार्ज पार्टिकल में आपका एटम डिवाइड होता है। इसके बारे में और डीप है नॉलेज, डीप इसमें कॉन्सेप्ट है जो कि आपके 4th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखिए। कोई अभी डीप कॉन्सेप्ट में हम नहीं जा रहे हैं और आज सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर है और उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री के पार्ट्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है जिसमें कि 8th, 9th, 10th भी इन्वॉल्व हैं। मीन्स सबको इसको देख सकते हैं और सबको इसमें कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि ये केमिस्ट्री में बहुत ही बेसिक पार्ट है उसका। तो इस तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे और कैसे हम लोग जानेंगे कि कैसे ये एलिमेंट्स से रिलेटेड है, कैसे ये एटम से रिलेटेड है, कैसे हम नंबर से इसको पता करेंगे। तो ये तो आ गया आपका डिवीज़न। अब हम लोग आते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बारे में पहले पढ़ते हैं क्योंकि इस सबका चीज़ को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास से रिलेट किया गया। कैसे किया गया देखिए। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर पे आ जाते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर को आप मानिए एक तरह का रोल नंबर है। एटॉमिक नंबर को एक तरह का रोल नंबर मानिए। जैसे कि स्कूल में आपका रोल नंबर होता है, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक स्टूडेंट का अपना एक रोल नंबर होता है, उसका एक पहचान दिया जाता है। तो उसी तरह से हर एक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में एक पहचान दे दिया गया, एक नंबर दे दिया गया। तो ये जो नंबर है हर एक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को देख के किया। ऐसा नहीं कि जैसे आपका जो भी रोल नंबर होता है वो अल्फ़ाबेटिकली देख के दिया जाता है, तो उसी तरह से एलिमेंट्स को भी एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया गया है ताकि उसको पहचाना जा सके उसके प्रॉपर्टी के अनुसार। ठीक है, तो वो भी एक चैप्टर है, उसके लिए भी एक चैप्टर बना हुआ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। वो 10th क्लास का चैप्टर है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे फ्यूचर में, अगर लेक्चर बनेगा उसका लेक्चर बनेगा ही। तो एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एक आपका नंबर है जो कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड एटॉमिक मास। उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। तो एटॉमिक नंबर जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके आइसोटॉप्स पे भी डिपेंड करता है। वो सब चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, डीप है, तो उसके लिए अभी हमें उतना ध्यान देना नहीं है। तो एटॉमिक नंबर आपको सीधा समझ जाना है कि एक तरह का रोल नंबर है। ठीक है, जो हर एक एलिमेंट को दे दिया गया है और इसका हर एक जो भी एलिमेंट्स को दिया गया है, जो भी रोल नंबर दिया गया है, जो भी नंबर दिया गया है सॉरी, तो वो उसके प्रॉपर्टीज़ को देके दिया गया है, उसके प्रॉपर्टीज़ को, और उसके अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, उसके मास के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार दिया गया। ठीक है, जैसे कि कोई 5 ग्राम का, फिर कोई 6 ग्राम का, तो 5 ग्राम वाले पहले आएंगे, 6 ग्राम वाले बाद में आएंगे। अगर मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम है तो 1 ग्राम के बाद ही 2 ग्राम आएगा, तो हेलियम उसके बाद आता है। तो सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो सबसे पहला नंबर उसी का आ गया। जो सबसे हल्का वो पहले, जो उसके बाद भारी उसके बाद में। तो इसका मतलब आपका जो भी दूसरा नंबर पे होगा वो पहला नंबर से भारी होगा। एटॉमिक मास मतलब भारी उससे। ठीक है, याद रखिए। तो जो भी आपका पहले वाला नंबर है वो आगे वाले नंबर से थोड़ा सा हल्का है, और जो आगे वाला नंबर है वो आपका पहले वाले से थोड़ा सा भारी है, इसीलिए उसको अकॉर्डिंग टू द नंबर रखा गया है। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मासेस। मेनली ये तीन होता है। ठीक है, एंड एटॉमिक मासेस।
और भी बहुत सारे कंपोनेंट फैक्टर हैं, एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो राइट एक्सेट्रा, बहुत सारे फैक्टर है, आयोनाइजेशन है, उसके बाद आपका आइसोटॉप्स है, आइसोबार्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर समझ गए। अब एटॉमिक मास समझिए। एटॉमिक मास जो है एक्चुअली में आपका मास बताता है कि मास क्या होता है। किसी भी मैटर, जो मैटर में कंसिस्ट है वो होगा उसका मास। जैसे कि हम लोग का वेट और मास में आपको अंतर समझना होगा, वेट और मास अलग अलग है, ठीक है। वेट अलग चीज़ है और मास अलग चीज़ है। वेट हो गया आपका मास इनटू ग्रेविटी। मास को अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका वेट निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग का जो वेट होगा वो अर्थ में कुछ और होगा, मून में कुछ और होगा, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी और मून का ग्रेविटी डिफरेंट है। तो अर्थ में हम लोग ज़्यादा ग्रेविटी है तो इसलिए हम लोग ज़्यादा वेट के हो गए। मून पे जाएंगे तो हम लोग उड़ने क्यों लगते हैं, क्योंकि हम लोग हल्के हो जाते हैं, क्योंकि मून का ग्रेविटी कम है। मास तो आदमी वही रहेगा, आदमी का जो बनावट है वो तो वहीं का जो भी पृथ्वी पर है, और जहाँ भी मून पे चला जाएगा, चंद्रमा में चला जाएगा तो आदमी वैसा ही रहेगा ना, खाली उसका ग्रेविटी चेंज हो रहा है। तो ग्रेविटी चेंज होने की वजह से उसके वेट में भी अंतर आ जाता है। ओके, तो वेट आपका मास और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मास तो आपका ही बॉडी का अपना मास है, जिस मैटर से बना हुआ है उतना मैटर तो रहेगा ही उसमें, हाथ पैर नाक कान तो सब कुछ रहेगा ही। उसके साथ साथ उसका ग्रेविटी भी रहेगा वेट के लिए। उस पर ग्रेविटी कितना एक्ट कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण कितना एक्ट कर रहा है। तो चंद्रमा में क्या होता है, कम गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी फोर्स कम होता है, जिसकी वजह से उसका जो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाता है मास का और ग्रेविटी का, तो वो डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से उसका डिक्रीज मतलब वेट जो है डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन मास कभी भी चेंज नहीं करेगा। मास डजंट चेंज, ये डू नॉट चेंज, ओके, डू नॉट चेंज, इट डजंट चेंज, ये चेंज नहीं होता, ये चेंज हो सकता है, इट कैन चेंज, इट कैन बी चेंज्ड, लेकिन इट कैन नॉट बी चेंज। मास जो है फिक्स है, आपका जो बॉडी है किस मैटर से बना हुआ है उस मैटर से ही बना हुआ है, तो वो उसका मास होगा। समझ में आया। तो उसी तरह से एलिमेंट का भी मास होता है, तो उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। तो मास ऑफ एन एलिमेंट, ओके, मास ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास, उसी को हम एटॉमिक मास बोलेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब इसको कैसे हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, वो देखते हैं। चलिए, तो क्लियर हो गया एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो देखते हैं अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एटॉमिक नंबर को और एटॉमिक मास को, तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास तो सपोज करते हैं, ठीक है, लेट अस सपोज करते हैं कि एक एलिमेंट ले लिए, सपोज एक्स बी द एलिमेंट, एक्स बी एन एलिमेंट, एक एलिमेंट मान लेते हैं एक्स को। तो ये हुआ मान लीजिए आपका एक्स एक एलिमेंट। यहाँ पर जो लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको कुछ लिखा रहेगा तो वो समझिएगा आप एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा वो नंबर ऑफ एटम्स लिखा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिखाएंगे तो ये यहाँ पर जो भी दिखेगा नंबर ऑफ एटम्स रहेगा। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर दोनों में और लगा देते हैं, आपका एटॉमिक मास रहेगा। यहाँ भी रह सकता है, कहीं कहीं देखिएगा यहाँ भी रह सकता है, या तो यहाँ भी रह सकता है, एटॉमिक मास। और आगे में जो आपका लिखा रहेगा इस पार्ट पे वो होगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि किसी भी एलिमेंट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ का मतलब क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप किसी भी एटम को किसी भी नंबर के रूप में देखेंगे। सपोज कीजिए कि एक सोडियम एग्जाम्पल में लेते हैं, तो सोडियम एक एग्जाम्पल में ले लिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो एटॉमिक नंबर हो गया इसका 11।
तो यहाँ लिख दिए। एटॉमिक मास इसका होता है 23, तो 23 यहाँ लिख दिए। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये बहुत ज़रूरी है याद करना। तो कम से कम आप एक ठान लीजिए कि 10th क्लास तक में आपको 1 से लेके 30 तक क्लियर कर देना है एटॉमिक नंबर विथ एटॉमिक मास। 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक मास, ये दोनों चीज़ आपको क्लियर कर देना है। और ये आप देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको आप देख लीजिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल है, और उसको याद कर सकते हैं। विथ एटॉमिक मास विथ एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया है इसमें। तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा एग्जांपल। अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स मैंने बताया भी था एक एग्जांपल में, जैसे हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, नंबर ऑफ एटम्स। अब सपोज कीजिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 2H2, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक मास होता है 1.008। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ही लेते हैं, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 लेते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, नंबर ऑफ एटम्स है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है हाइड्रोजन गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 2 एटम्स। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है, 1, और एटॉमिक मास कितना है, 1। तो ये आपका सिंपल सा लॉजिक हो गया समझने के लिए। आगे क्लियर हो गया। आगे में जो लिखा रहेगा वो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक मास को। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, अब रिलेट करते हैं एटॉमिक नंबर को, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो जितना भी एटॉमिक नंबर, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट करता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ओके, उसके बाद आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो होता है आपका एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के माइनस कर देंगे तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। तो एटॉमिक मास कितना होगा बताइए, यहाँ से पता चल जाएगा आपको एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये सब आपके हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में प्रोटॉन की संख्या उतनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, न्यूट्रॉन की संख्या, एटॉमिक मास अगर हमको पता हो गया उसका तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो न्यूट्रॉन की संख्या हमें पता चल जाएगी। और एटॉमिक मास को अगर जानना है, यहाँ पर एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को अगर जानना है तो क्या बनेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक मास को कैलकुलेशन देगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल में, जैसे सपोज करते हैं सोडियम का केस लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में सोडियम लेते हैं। तो सोडियम एक आपका एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Na, जो कि इसका लैटिन नेम है। इसका जो लैटिन नेम है, लैटिन नेम से लिया गया है, जिसका नाम है नेट्रियम, ठीक है, नेट्रियम। तो नेट्रियम के नाम से इसका सिंबल रखा गया है, ठीक है। पुराने ज़माने में इसको रख दिया गया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसी पुराने ज़माने के नाम से बोलेंगे। तो बोले चलो ठीक है, तुम भी मत रहो, तुमको भी दे दिए नाम, ठीक। चलिए, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका
11 हो जाएगा। एटॉमिक मास, ये सारे चीज़ आपको दिखे हुए हैं, मैंने लिंक दे दिया है, आपको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास, आपका एटॉमिक मास होता है 23 और इसका यूनिट जो होता है वो आपका यू भी हो सकता है, ठीक है, इसको यू बोलते हैं, ठीक है, यूनिट। और हम इसको शुरुआत में बोल सकते थे AMU, इसको सबसे पहले नाम दिया गया था AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और जब हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, जब मोल कॉन्सेप्ट का आप टॉपिक देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, तब उसको आपको देखेंगे 23G मीन्स ग्राम। तो ये 23 यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट, जब इसको मोल कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट में इन द फॉर्म ऑफ मोल ये 23 ग्राम होता है। फॉर दैट हम ये इसलिए किए, ये मोल का कॉन्सेप्ट थर्ड चैप्टर में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग इजीली इसका कैलकुलेशन कर सकें, ओके, इसीलिए, ठीक है। तो इसको अभी रहने देते हैं। तो 23 नंबर्स हैं, देख लेते हैं। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो कितना प्रोटॉन हो जाएगा 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ये भी 11। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्लस दे सकते हैं, इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव दे सकते हैं, तो नंबर में अब दे सकते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ले लिए, तो एटॉमिक मास कितना हो गया आपका 23 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया आपका 11, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आया समझ में। तो ये एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल ले लिया सोडियम का। उसी तरह से आप सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, सेम टू सेम वैसे ही बनेंगे, सेम प्रोसेस इसमें लागू होगा। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए एटॉमिक मास, उसका याद करना होगा। लिंक दे दिया गया है, आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से याद कीजिए उसको, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर लिखिए एक पेज पे, एक एटॉमिक मास सेपरेट करके लिख लीजिए, याद कीजिए। याद करने के बाद आप ट्राई कीजिए खुद से कि कम से कम हम 1 से लेके 30 तक का, ठीक है, जितना भी एटॉमिक नंबर है 1 से लेके 30 तक का सबका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लिख सकें, ठीक है। तो जितना जल्दी आप ये चीज़ को कवर कर लीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। आगे वाले समय में जब केमिस्ट्री को लीजिएगा, जब साइंस आप लीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें से आप कर सकेंगे जो कि इस क्लास में भी आपको है, ठीक है, 9th क्लास में भी आपको है। तो ये आपके हो जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन। तो एक एग्जांपल मैंने ले लिया और बाकी आप एग्जांपल करके रखेंगे 1 से लेके 30 तक आपका काम है, आप करके रखिए। मैंने आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों दे दिया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसको आपको उसी तरह से बनाना है जिस तरह से मैंने अभी यहाँ बताया, ठीक, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब यहाँ पर यह होता है कि आप एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे रखेंगे। जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और जो ये रखा हुआ है, तो इतना नंबर्स है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, प्रोटॉन रखा हुआ है, न्यूट्रॉन भी रखा हुआ है, वो कैसे रखा हुआ है एटम में। एटम तो एक छोटा सा मैटर है, उसमें भी बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, तो वो कैसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले एक मॉडल समझते हैं, प्लानिटरी मॉडल जिसका नाम है। तो प्लानिटरी मॉडल में क्या होता है, सपोज कीजिए हम लोग का ब्रह्मांड है, सपोज क्या करना है ही, तो सन आपका है और सन के चारों तरफ आपका प्लानेट रिवॉल्व कर रहा है। तो प्लानेट रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एक ऑर्बिट है, सन के चारों तरफ
ऑर्बिट में ही प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। तो सन आपका सेंटर हो गया और प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो हर एक ऑर्बिट में अलग अलग प्लैनेट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। थोड़ा सा क्या डिफरेंट होगा, यहाँ पर आप सन को, एटम के केस में सन को आप मान लीजिए न्यूक्लियस, एटम का सेंटर पार्ट को ही हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट में घूम रहा है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑर्बिट में आपका प्लैनेट घूम रहा है, उसी तरह से यहाँ के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और आपका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में बैठा हुआ है। समझिए, वो फिर से इसको समझाते हैं। समझिए, आपका फर्ज कीजिए कि एटम्स जो है एक ब्रह्मांड के समान है, ठीक है, समान है नहीं, जिसमें कि न्यूक्लियस जो सेंटर ऑफ एटम है वो सन का काम कर रहा है, और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में प्लैनेट जो घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है। उसी तरह से आपका जो सेंटर ऑफ द पार्टिकल, सेंटर ऑफ द एटम जो होगा वो हो गया, जैसे मान लीजिए सन है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन भी प्रेजेंट है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपका कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में, सन, ठीक है, सन आपका जो सेंटर था प्लैनेट के अनुसार से। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ एटम होगा वो आपका न्यूक्लियस होगा, और सारा एटॉमिक मास, एटम का जो भी मास होता है वो डायरेक्टली यहीं कंसंट्रेट होता है, सेंटर ऑफ द एटम पे ही आपका एटॉमिक मास कंसंट्रेट रहेगा। ओके, आपका एटॉमिक मास कहाँ कंसंट्रेट है, सेंटर ऑफ द एटम। क्लियर, ओके, क्योंकि एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो सेंटर ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ जो प्लैनेट है घूम रहा है सन के चारों तरफ, और यहाँ पर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसको और भी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे, ये जो इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे सोडियम में ही मान लिए 11 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 11 इलेक्ट्रॉन को रखना बहुत ही आपका परेशान वाला सवाल है, और 11 ऑर्बिट बनाना बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर सपोज कीजिए 90 एटॉमिक नंबर है, जैसे 92 मान लीजिए यूरेनियम का है 92 एटॉमिक नंबर, तो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग कितना बड़ा देखेंगे, कितना बड़ा हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कॉन्सेप्ट, जब एटॉमिक एटम्स को देखा गया तो यहाँ पर देखा गया कि हर एक एटम में, हर एक ऑर्बिट में डिफरेंट नंबर्स के इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। तो उसी की कैलकुलेशन के हिसाब से एक फॉर्मूला तैयार किया गया और बताया गया कि कितने ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, तो वो देखिए। तो मान लेते हैं एक n है, मेरा मान लेते हैं एक n है जो कि ऑर्बिट है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये सब ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट का नाम होता है, इसको शेल भी बोल सकते हैं आप, या तो ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं आप, शेल भी बोल सकते हैं और ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना रह सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन ईच ऑफ द ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट को का नाम जो है वो k रखा गया है, सेकेंड ऑर्बिट का l, थर्ड ऑर्बिट का m और फोर्थ ऑर्बिट का n। तो जैसे प्लैनेट्स में जो ऑर्बिट हैं, प्लैनेट सिस्टम में जो ऑर्बिट हैं, फर्स्ट ऑर्बिट का नाम यहाँ पर k रख दिया गया है। एटम्स में भी सेम, फर्स्ट में k रख दिया गया है, सेकंड का l रख दिया गया है, थर्ड का m रख दिया गया है और फोर्थ का n रख दिया गया है। और उसके हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जज किया गया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जज किया गया है वो इन द फॉर्मूला ऑफ 2n² रखा गया है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2n² फार्मूला। तो 2n² फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले n का वैल्यू क्या मैंने दिया, 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो फर्स्ट ऑर्बिट का यहाँ पुट कीजिए वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में आते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8, तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है सेकेंड। उसी तरह से थर्ड बताइए,
3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, इजी है। फोर्थ का बताइए, 4 स्क्वायर 16 टू 2 32, इजी है। 2n स्क्वायर फॉर्मूला पे बेस्ड है सारा। फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ में भी आ जाइए, फिफ्थ का नाम नहीं दिया गया, ठीक है, इसलिए जनरली हम लोग n तक ही नाम बोलते हैं। फिफ्थ का भी सेम प्रोसेस है, 5 रखिए, पुट कीजिए 25 टू जा 50, फिर 6 का पुट कीजिए, 6 में कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 72, फिर 7 रखिए, स्क्वायर 49 98। तो ऐसे करते करते आपका चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट। अलग अलग ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये आपका कैलकुलेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ 2n स्क्वायर। आगे चल के ये कैलकुलेशन और डीपली जाते हैं, जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है, जो कि 11th क्लास 12th क्लास में दिए गए हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, ठीक है। तो पहले देख लिए, क्लियर हो गया ये, ठीक है, ओके। चलिए एक एग्जांपल के साथ बनाते हैं इसको। तो सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे इजी एग्जांपल है। तो सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास 23। इसमें तो पता कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 11 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है 12, 23 माइनस 11 12। अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर तो सबसे पहले क्या आएगा, न्यूक्लियस आएगा। तो न्यूक्लियस सेंटर पे रहता है, तो न्यूक्लियस ले लिए, और इसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 12 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन कितना है 11 प्रोटॉन है। तो ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट है। तो सबसे पहले ऑर्बिट में कितना आएगा इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, ये ज़्यादा ही गोल हो गया, तो सबसे पहले ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट में आप रिकैप कीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट के नाम 2, दूसरे ऑर्बिट में L 8, थर्ड ऑर्बिट में M 18, फोर्थ में N 32, ठीक है, यही नाम था। तो फर्स्ट में कितना 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 आदमी है उसके पास, 11 आदमी को लेके आया होटल में, ठीक है, और उसके पास रूम सब बहुत सारे, होटल में रूम सब होते हैं, और हर एक रूम का अपना अपना नंबर ऑफ बेड्स है, ठीक है। पहले रूम में जाएगा तो 2 आदमी मिलेगा, 2 आदमी रहने का संभावना है, मतलब 2 आदमी रह सकता है। दूसरे रूम में जाएगा तो 8 आदमी रह सकता है, तीसरे रूम में जाएगा 18 आदमी रह सकता है, चौथे रूम में जाएगा 32 आदमी रह सकता है। इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है होटल का। तो पहला जब रूम में गया तो 11 आदमी लेके आया सोडियम, तो सोडियम 11 आदमी लेके आया। तो सोडियम जब पहले 11 आदमी लेके आया तो होटल वाला तो सीरियल वाइज में रूम स्लॉट बुक करता है। तो सबसे पहले वाले रूम में गया, देखा 2 आदमी, तो 2 आदमी को चलो अंदर जाओ आराम से सो जाओ। फिर अब वो देखेगा उसके पास अभी कितना आदमी और चाहिए, रूम और कितना चाहिए, और चाहिए रूम, ताकि उसके पास 9 आदमी अभी जो बचा है, क्योंकि 11 में से 2 चला गया तो 2 अभी तो 9 आदमी और बचा है ना, तो वो 9 आदमी को दूसरे रूम में शिफ्ट करने जाएगा। तो देखेगा कि 8 ही कैपेसिटी है, तो 8 आदमी को तो रख देगा पहले, तो 8 आदमी को रख दिया वो, तो 8 आदमी को वो सेकेंड ऑर्बिट में रख दिया, ठीक है। तो 8 आदमी रखा गया। आप किसी तरह से प्लेसमेंट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कुछ अच्छा से कॉन्सेप्ट रहता है, इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इसी तरह से, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्लेस जो है यहीं पर रखा हुआ है, ओके। तो ये हो गया आपका 8 इस घर में पहुंच गया, और अब अभी भी एक आदमी को अभी और रहना है, तो वो एक आदमी कहाँ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में, जो तीसरे रूम है उसमें बेचारा अकेला बैठ के रहेगा। तो ये हो जाएगा, इस टाइप से इसको अरेंजमेंट कर दिए। तो सोडियम का जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, पहले रूम में 2, दूसरे रूम में 8 और तीसरे रूम में 1। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट में 1।
तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूरा डीप से जाएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वैलेंसी भी जानेंगे कि वैलेंसी क्या होता है। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर आप बना के रखिएगा इसी टाइप से। एटॉमिक नंबर 1 से लेके 18 तक का बना के रखिएगा, ठीक है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कम से कम 18 एटॉमिक नंबर तक बना के रखिएगा, ठीक है। बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। सेम मेथड अप्लाई करना है, नंबर देख लेना है किस हिसाब से नंबर आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे देखेंगे, और उसके बाद वैलेंसीज जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वैलेंसीज के बारे में जानना। उसके बाद तब फिर हम लोग और भी बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट को देखेंगे, ओके। तो ये रहा आज तक का टॉपिक, मीन्स आज का टॉपिक क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद वैलेंसी को प्रैक्टिस करेंगे विद डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ, ओके। टिल देन, थैंक यू एंड गुड डे।